मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला दो कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से। क्या बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। लोग बाग रोते रहते हैं, अपनी वैल्यू इंक्रीज करो। जिस दिन नाम किया गया आईएएस आईपीएस लग गया, वैल्यू इतनी जो है वो बढ़ जाएगी कि जो छोड़ के गए हैं वो तो पछताएंगे ही पछताएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि किसको चूज करना है। तो ऑप्शन हमेशा अपने हाथों पे रखना है। यही ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी होती है। सो जय हिंद गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है, स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है। करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं, स्पेशल क्लास को। बता दो मुझे, एम आई ऑडिबल? काफी सारे टॉपिक्स हैं आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम गाइस बात करेंगे भारत एशियाई चुनाव प्राधिकरण के बारे में। इसका एक संघ हम लोग को देखने को मिलता है एशिया का। एक्चुअली इसका नाम जो है यह है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। तो एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि एशिया की इलेक्शन अथॉरिटीज। हमारी इलेक्शन अथॉरिटी कौन सी है? कोई बता सकता है कि हमारी इलेक्शन अथॉरिटी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारी जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करती है। यू गाइस नो अबाउट इट। तो यहाँ पर नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। मतलब एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, राइट, तो उन कंट्रीज की जो इलेक्शन अथॉरिटीज, यानी कि उन कंट्रीज बॉडी इलेक्शन कंडक्ट करती है, इलेक्शन मैनेज करती है, उसका ये क्या है? एसोसिएशन। पहली चीज ये समझ में आई, एएईए क्या है। आपको बता दें कि इंडिया जो है वो इसकी हेड बन गई है एएईए की फॉर 2022 टू 2024। एशिया के अंदर जो ये इलेक्शन है, मतलब ये अथॉरिटी जो है, एसोसिएशन जो है एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का, तो उसकी हेड जो है, उसकी नई चेयर जो है वो इंडिया बन गई है। ये फैक्ट तो पहले आपको ध्यान में रखना। और अभी एक मीटिंग हुई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की और जनरल असेंबली की, मनीला फिलीपींस में। तो यहाँ पर इंडिया को यूनानिमसली इलेक्ट कर दिया गया है, यानी कि किसी ने भी इंडिया के अगेंस्ट वोट नहीं दिया है। सभी लोगों ने इंडिया को जो है एज हेड के तौर पर चुन लिया है। तो एक तो ये चीज हो गई कि इंडिया जो है वो हेड बन गई है यहाँ पर। और दूसरी चीज हो गई कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, ये आपको जाननी थी। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बट कुछ चीजें थ्योरी हम लोग जो है वो जान लेते हैं, जैसे कि कमीशन ऑन इलेक्शंस मनीला जो है, यानी कि फिलीपीन जो है वो हम लोग को करंट चेयर देखने को मिल रही है, राइट। करंट हेड हम लोग को देखने को मिल रही है, फिर अब इंडिया हो जाएगी। और न्यू मेंबर इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो इंक्लूड हुए हैं, ये है रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, फिलीपींस। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के बारे में आप जान ही चुके हो। कुछ फैक्ट बस ध्यान में रख लो, जैसे कि 1998 में जो है ये स्टैब्लिश हुई थी। 20 एशियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसकी मेंबर हम लोग को देखने को मिलती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, हमारी जो बॉडी है, भारत निर्वाचन आयोग, ये फाउंडर मेंबर है, राइट, एएईए की। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और इवन हम वाइस चेयर के तौर पर थे 2011 से 13 के बीच में, और चेयर थे यानी कि हेड थे 2014 और 16 के बीच में। अब फिर से हम लोग 2022 से 24 के हेड जो है वो रहेंगे। और जो मिशन है एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का, तो ये क्या है? तो अब यार ये जितनी भी जब इलेक्शन, यानी कि कंडक्ट करने वाली जितनी भी बॉडीज हैं, ये एक साथ इकट्ठा होंगी, बैठेंगी, तो क्या डिस्कस करेंगी? ऑब्वियसली बात है, एक ही चीज डिस्कस करेंगे कि उनकी कंट्री के अंदर कैसे फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये लोग कंडक्ट करें। नई नई प्रैक्टिसेस आपस में शेयर करेंगे कि जिसके थ्रू फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाए। यही होगा ना। हमेशा चीजों को पढ़ो मत, रटो मत, पहले अपना दिमाग लगाओ। तो जब दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके पास आंसर सामने मिल जाएगा आपको। जब आपको पता है कि भाई इलेक्शन कमीशन का ये एसोसिएशन है, यानी कि जितनी भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है, उनका ये एसोसिएशन है, उनका ये संघ है, तो ये बात तो उसी के बारे में करेंगे ना, कि हमारी कंट्री में अच्छे से अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कराएं, ट्रांसपेरेंट हो इलेक्शन, फेयर हो इलेक्शन, राइट। तो ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही चीज है बस, ये अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि तौर तरीके कि कैसे ओपन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव कि गुड गवर्नेंस को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, राइट। तो ये था गाइस फैक्ट जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, एएईए के टॉपिक के बारे में। अब बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर के बारे में। सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मिशन अमृत सरोवर के थ्रू क्या किया जा रहा है। हमारी कंट्री की हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 पॉन्ड्स
75 छोटे तालाब आप कह सकते हो, कुंड कह सकते हो, ये कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब क्यों कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को कुंड? क्योंकि गाइस पानी की बड़ी समस्या है और उस समस्या को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो पॉन्ड अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो जब वर्षा होगी, बारिश होगी, तो इसमें पानी कलेक्ट होगा और ये वाटर स्टोरेज का काम करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर स्टोरेज के पर्पस के लिए पॉन्ड बना रहे हैं। अब दिमाग में आया कि 75 ही क्यों यार, 75 ही क्यों? क्या कोई बता सकता है कि वाई 75? बिकॉज यस, आजादी के 75 साल के पर्पस के लिए, ये सेलिब्रेशन के लिए 75 पॉन्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं। वेरी गुड। तो ये मिशन अमृत सरोवर है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सभी लोगों को। एंड एक चीज मेरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि तालाब में कम से कम जो है वो कितने एरिया के लिए, मतलब ये पॉन्ड जो होगा वो कम से कम कितने एकड़ का बनाया जाएगा, कितने क्यूबिक मीटर इसके अंदर पानी स्टोर करना है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जनरली सुन लो कि हर एक पॉन्ड के अंदर जो एरिया होगा वो मिनिमम 1 एकड़ का होगा, यानी कि 0.4 हेक्टेयर का होगा, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10,000 क्यूबिक मीटर की होगी। जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आपके पास जो है वो टोटल लगभग, यानी कि अगर हम, मतलब सभी को डायरेक्शन दे दिया गया कि सभी लोग जो है वो 75 पॉन्ड्स बनाएं, राइट, क्रिएट करें। तो सभी ऐसा कर लेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर 50,000 अमृत सरोवर बन जाएंगे, यानी कि 50,000 पॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। स्कीम के अंदर ये भी मेंशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट अगर पॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रही है तो उनके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉन्ड है उसको आप गहरा कर दो, उसको आप रेजुविनेट कर दो, दोबारा से एक्टिव कर दो, साफ सफाई कर दो उसकी। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लियर? तो सिर्फ इतनी सी चीज इस टॉपिक के अंदर आपको बस ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। और बाकी आप लोगों के लिए फ्री मेंस की आंसर राइटिंग का कोर्स भी है। इस कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं तो वो मेंशन है, यानी कि उसका डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन है। 70 घंटे से ज्यादा का ये कोर्स है और जिस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस की। गाइज आप लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में पता है कि ये कानून जो है वो क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मेन चीज हम लोग को क्या देखने को मिल रही है कि एनजीओ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिडिल मैन जो है, पब्लिक सर्वेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, तो उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है क्योंकि इन्होंने एफसीआरए का उल्लंघन किया है। जैसे पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो उन्होंने रिश्वत जो है वो लेकर एनजीओ को क्लियरेंस जो है वो दे दिया है। और काफी समय से इश्यूज इस प्रकार से चल रहे थे जब टाइट जो है वो कर दिया गया था एनजीओ को, राइट, एफसीआरए को लेकर। तो एफसीआरए एग्जैक्टली है क्या, मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो नाम क्या है इसका, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या चीज इसमें आपको समझ में आ रही, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। हम कंट्रीब्यूशन किसको कहते हैं भाई? देखो, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एक हो रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आप कंट्रीब्यूशन किस चीज को जो है वो कहोगे? कहीं पर डोनेशन आपको देना है तो उसको बोलोगे कि यार मैंने वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया यार, इसी को बोलोगे ना कि वो बात अलग है, दोस्तों के साथ जा रहे हो तो हमने कॉन्ट्री कर ली, उसको हम लोग बोलते हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग, वो कंजम्पशन के लिए। बट जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि यार उस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में मैंने कंट्रीब्यूट किया, या फिर उस फलाना स्कूल पे मैंने कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो इट इज अ वर्ड जिसका उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मतलब कि फॉरेन से जो भी पैसा आ रहा है एज अ कंट्रीब्यूशन के तौर पर किनके पास, एनजीओ के पास, तो उसको रेगुलेट किया जाता है इस कानून के थ्रू। मतलब फॉरेन कंट्री जो भी पैसा, यानी कि फॉरेनर जो भी पैसा भेजेंगे एनजीओ के पास एज अ डोनेशन के तौर पर, तो वो पैसा सही जगह लगाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस चीज को रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार क्या, बहुत बार हम लोग को देखने को मिला है, ये केसेस भी सामने आए हैं, जब एनजीओ से पूछा गया कि चलो आप बताओ कि 1 करोड़ रुपए आपके पास आया था, कहाँ आपने खर्चा किया, तो वो बोलते हैं 1 करोड़ रुपए में से 75 लाख तो उनके लोगों की सैलरी नहीं कट गया। ऐसी बातें बोलते हैं। देखिए, तो ऐसी चीजें ना हो, ऐसे घोटाले ना हो, इस इन सब चीजों पर रोक लगाने के पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। कई बार बताऊं क्या होता है इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के माध्यम, मतलब इसको लाने का पर्पस ये था कि कई बार
ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है हवाला सिस्टम के थ्रू। हवाला सिस्टम के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। ये क्या करते हैं हवाला सिस्टम के थ्रू? हवाला सिस्टम पता है क्या? हवाला सिस्टम में पैसों का लेन देन होता है? कभी नहीं होता। हवाला सिस्टम में पैसों का लेन देन नहीं होता है। हवाला सिस्टम पूरा बातों पे चलता है, बातों पे। मनी लॉन्ड्रिंग है, बातों पे चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको यूनाइटेड स्टेट्स में 100 करोड़ रुपए पहुंचाने हैं, आप यहाँ के हवाला एजेंट से मिलेंगे, हवाला एजेंट को बोलेंगे कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स पे 100 करोड़ रुपए पहुंचाना है अपना। हवाला एजेंट यूनाइटेड स्टेट्स के एजेंट को कॉल लगाएगा, उसको बोलेगा, और आपसे पूछेगा कि आपका बंदा कहाँ पे खड़ा है, हम उसको डॉलर दे देते हैं। तो आप बोलोगे कि हमारा बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो वो बता देगा कि इस स्ट्रीट पे आ जाओ। तो आपका बंदा उस स्ट्रीट पे जाएगा, यहाँ से फोन करेगा, यहाँ से उसने आपसे पैसे लिए, वहां पर वो पैसे शिफ्ट हो गए। सिर्फ फोन पर चलती है बातचीत, सिर्फ फोन पर पूरा हिसाब किताब चलता है इसका। इतना बड़ा सिस्टम। लोगों को लगता है कि हवाला के माध्यम से नोट, मतलब गाड़ी में नोट भरकर जो है वो गाड़ियां जाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि सिर्फ खाते पर पूरा काम चलता है। अब उनका खाता चढ़ गया 100 करोड़ रुपए का, यहाँ पर जब भी इनका बैलेंस होगा वो यहाँ से उतार लिया जाएगा। सिर्फ बात पर पूरा खेल चलता है हवाला सिस्टम का। तो होता ऐसा ही है। इन लोग क्या करते हैं कि ये लोग बाहर ब्लैक मनी को भेज देते हैं अपना हवाला सिस्टम के थ्रू, और इस प्रकार से अपने ही एनजीओ को पैसा जो है वो भेजकर उसको वाइट करवा लेते हैं। या फिर कई बार शेल कंपनीज भी होती है, फर्जी कंपनी जो कि सिर्फ पेपर में ही होती है, जिसको अपन शेल कंपनीज बोलते हैं। तो शेल कंपनी के माध्यम से भी ये पैसा जो है हमारी कंट्री में जो है वो पहुंचा दिया जाता है, गोल घुमाकर लाया जाता है। तो बहुत घोटाले, ऐसे घोटालों को रोकने के लिए, इस तरीके के घोटालों को रोकने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आई कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है। और आपको बता दें 31 दिसंबर 2021 के बाद से 5,900 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया था, राइट, क्योंकि उन्होंने अपना रिन्यूअल वगैरह नहीं कराया। अब इस पूरे कानून के थ्रू होता गया है, इस जैसे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि हमारी कंट्री के अंदर इस प्रकार से फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट किया जाता है। पहली बार ये कानून लागू हुआ था 1976 में, फिर इसको 2010 में अमेंड किया गया, इसका संशोधन किया गया, इसमें चेंजेस लाए गए, फिर इसको 2020 में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया इसका। और सेक्शन 5 जो हम लोग को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का देखने को मिलता है, ये पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एनजीओ को एक पॉलिटिकल नेचर का डिक्लेयर करते हुए उसके फंड सोर्सेस को अब्रॉड से बंद करवा सकती है। मतलब एक एनजीओ को ये बोल देगी कि यार ये एनजीओ, हमें लग रहा है कि इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस एनजीओ का, तो इसलिए सब इस एनजीओ को बंद करो, ये एनजीओ कोई भी फॉरेन फंडिंग अब रिसीव नहीं कर सकती। और आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है हमारी कंट्री में? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के द्वारा। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और प्रोविजन इस कानून के हमें देखने को मिलते हैं पूरे इंडिया में लागू होते हैं, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर लागू होते हैं, इवन जो इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर हैं, जो कंपनी इंडिया की है और उसकी ब्रांचेस बाहर है, उस पर भी लागू होंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये जितनी भी कंपनीज हैं, राइट, जो इंडियन कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं, तो चाहे वो इंडिविजुअल की हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हो, या एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, एसोसिएशन हो, सब पर ये चीज लागू होगी। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल शब्द में, अगर बाहर से पैसा आ रहा है डोनेशन के तौर पर, तो एफसीआरए लागू हो जाती है। अच्छा, अब एक एनजीओ को अगर फॉरेन फंडिंग उठानी है तो उसको क्या करना होता है? उसको चाहिए होता है लाइसेंस। तो ये लाइसेंस 5 साल के लिए जो है वो वैलिड रहता है। ये बस फैक्ट ध्यान में रखो कि इस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जो लाइसेंस होता है, पैसा एक्सेप्ट करने का, फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट करने का, वो 5 ईयर्स के लिए होता है। और 5 साल में जो आखिरी वाला साल है, 5वां साल है, तो उसमें जो आखिरी 6 महीने बच रहा है उससे पहले आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अगर नहीं रिन्यू कराएंगे तो फिर एनजीओ जो है वो फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकती। सिंपल फंडा, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, सिंपल सी। और इवन अगर कोई फॉरेन डोनर, अगर फंड जो है वो भेजता है, तो भी कुछ केसेस में उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो फंड जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं फॉरेनर। और लेटेस्ट 2020 के अमेंडमेंट के अंदर कुछ क्रिटिसिज्म भी सामने आए। कैसा क्रिटिसिज्म है? 2020 का जो नया अमेंडमेंट है, तो इसमें ये कहा गया है कि जितने भी एनजीओ हैं जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं, आपको अपना एक खाता जो है वो खुलवाना पड़ेगा दिल्ली में।
दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब ये लोग आनाकानी करने लगे। अब भाई आज की डेट में आप जानते हैं डिजिटल बैंकिंग है, आप कहीं पर भी देश में कहीं पर भी खाता खुलवा लें, आप ऑनलाइन उस खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। बट क्लियरली यहाँ पर जो एनजीओ वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो क्लियरली जो है वो आनाकानी कर रहे थे। काफी सारे एनजीओ बोल रहे थे अरे हमें तो तकलीफ होगी, हमारा एनजीओ तो काफी दूर है, राइट, दिल्ली से, हम तो काफी दूर से ऑपरेट कर रहे हैं। दीज आर बुलशिट्स, ये फालतू की बात है, राइट। ये सब चीजें ऑब्वियस ही बात है कि डिजिटली ऑपरेट आसानी से जो है वो की जा सकती है, राइट। ये सब बहानेबाजी है, और बहानेबाजी का ही सीधा सीधा एक्सक्यूजेज है। सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ घोटाला चल ही रहा है, और चलता ही है घोटाला। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं घोटाले में। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ ना, जिस दिन आप आईएएस बनेंगे एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक मेट्रो के अंदर बन गए, तो मतलब 100 करोड़ का तो पहले दिन आपका बिजनेस होगा। 100 करोड़ की पेटी फर्स्ट डे आपके ऑफिस में एंटर करते सही। बहुत करप्शन है, भयानक, इलीगल इलीगल। ठीक है, बात समझ में आई पूरी की पूरी? प्राची जी लिख रही है लीगल नहीं चाहिए, ठीक है, लीगल बहुत मिलेगा आपको। बहुत गिफ्ट मिलेंगे, डायमंड की घड़ियां, जलवी जलवे। चलो, अब एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की हुई है, और ये टॉपिक जो है वो मैरिटल रेप से रिलेटेड है। एंड अगर थोड़ा सा और मैं मतलब और डिटेल में इस चीज के बारे में बात करूं, तो ये टॉपिक ना ही सिर्फ मैरिटल रेप से रिलेटेड है, बल्कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। हर एक इंडिविजुअल के पास अपना अधिकार है, हर एक इंडिविजुअल के पास। हमारा जो एक तो ये जो हमें हमारे कानून भी कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जिसको आज की डेट में चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 375 की अगर हम लोग बात करें, जो कि मेन टॉपिक है आपका जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये जो सेक्शन 375 जो है, इसके अंदर क्लियरली इस प्रकार की चीज मेंशन्ड है कि एक वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि एक हस्बैंड जो है अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं अपनी वाइफ के साथ बिना उनके कंसेंट के, बिना उनकी सहमति के, तो भी इट विल नॉट गोइंग टू कंसिडर रेप, दैट इज एक्सेप्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का अपना कंसेंट है, अपनी बॉडी, अपनी लाइफ है, और उसके साथ कोई इंडिविजुअल बिना उनकी इजाजत के छेड़खानी नहीं कर सकता। अभी हुआ ये है, और ये तो एक मेन चीज है, राइट, मैरिटल रेप, जिसके बारे में हालांकि पहले भी हमने कवर किया हुआ है इस टॉपिक को काफी डिटेल में। बट इसके अंदर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और टॉपिक है, वो है स्प्लिट वर्डिक्ट का। क्या है स्प्लिट वर्डिक्ट? कई बार कोर्ट के अंदर जैसे कि दो जज हैं, एक जज जो है वो उन्होंने फेवर में बात कर ली, एक जज ने अगेंस्ट में बात कर ली। अब क्या होगा? अब केस जो है वो हायर बेंच के पास जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे कि 3 जजेस की बेंच, 5 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच, ऐसे जजेस के पास जो है वो केस जाएगा। फिर उस केस पर कार्रवाई होगी कि करना क्या है। तो इसके अंदर हम दो चीज को समझेंगे, एक तो ये मैरिटल रेप के पूरे टॉपिक को, दूसरा सेक्शन 375 को, और तीसरा तीसरा स्प्लिट वर्डिक्ट को। तो हमारा जो टाइटल है कि दिल्ली हाई कोर्ट का बटा हुआ फैसला, मतलब स्प्लिट वर्डिक्ट की यहां पर बात हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का बटा हुआ फैसला था, एक जज ने फेवर में दिया और उसने दूसरे ने अगेंस्ट में जो है वो दे दिया। अब मामला जो है वो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर हुआ है 11 मई को। एक पेटिशन जिसने चैलेंज किया था एक्सेप्शन को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 के, क्योंकि सेक्शन 375 जो आईपीसी का है, इसके अंदर एक एग्जेम्पशन है, क्योंकि सेक्शन 375 डिफाइन करता है कि रेप क्या है। तो इसके अंदर जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि ये चीज को ध्यान सुनना, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप। मतलब एक हस्बैंड जो है अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं
बना रहे हैं बिना वाइफ की सहमति के, तो और अगर वाइफ 18 साल से कम की उम्र की नहीं है तो उस चीज को रेप नहीं माना जाएगा। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में जो है वो रखिएगा इस चीज के बारे में, इस एक्सेप्शन के बारे में, जिस जिस पर ही चैलेंज जो है वो किया गया है। और पूरा मुद्दा क्या है, तो एक्सेप्शन ने अलाउ किया है मैरिटल राइट टू अ हस्बैंड को, राइट टू अ हस्बैंड, मतलब हस्बैंड को अधिकार दे दिया कि आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ एज अ प्रॉपर्टी के तौर पर है। तो ये चीज पेटिशन ने कही है, एंड इस चीज पर मैं भी एग्री करता हूँ, राइट, कि ऐसी चीज बिल्कुल भी जो है वो नहीं होनी चाहिए हमारे समाज के अंदर। ये चीज तो वाकई में जो है वो चेंज होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का अधिकार है। क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉट अ फिजिकल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, इट इज मोर एन इमोशनल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है अगर वो सिर्फ फिजिकल चीज के ऊपर जो है वो बेस्ड है, तो दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप। एंड फिजिकल जो कनेक्शन जो बिल्डअप होता है, तो उसके पीछे एक इमोशनल कनेक्शन भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। सो और दूसरी बात, मोर सबसे ऊपर और सबसे टॉप पोस्ट पे जो है वो क्या चीज है, एक इंडिविजुअल का कंसेंट। भाई हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग लाइफ है, राइट टू लाइफ के बारे में हम बात करते हैं ना, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21। सो हर एक, और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कहा है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी जो है उसके बारे में भी आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है कि उसकी बॉडी यानी कि उसका खुद का अधिकार, उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी, ये वर्ड आपने सुना होगा, बॉडीली ऑटोनॉमी। तो ये जो है ये भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आर्टिकल में जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो आप मेंशन करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले केसेस पढ़े हुए हैं बॉडीली ऑटोनॉमी से रिलेटेड, की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में आएगा। और सेम चीज यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है कि भाई एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को फोर्स कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि उनकी बॉडी के साथ वो छेड़खानी कर रहे हैं, और ये तो गलत है, ये तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, और ये तो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एंड यू गाइस नो वेरी वेल, आपने पॉलिटी बहुत ध्यान से पढ़ी है अगर, और नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम वो भी चीज जो है वो कवर करेंगे जैसे जैसे न्यूज में जो है वो आती जाएगी। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से जो है वो पता है कि फंडामेंटल राइट से ऊपर और कुछ नहीं, फंडामेंटल राइट सबसे टॉप पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो यू गाइस नो अबाउट इट कि दूसरे जितने भी अधिकार हैं वो नीचे है, फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे टॉप पर है, उसके साथ किसी की छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद बॉडीली ऑटोनॉमी को आर्टिकल 21 के अंदर रखा हुआ है, तो आई थिंक कि इसके साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा। अब देखते हैं आगे चल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर क्या फैसला लेती है, क्या डिसीजन लेती है, तो उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो यही एक चीज है, पेटिशनर ने इसी चीज के बारे में बात करी, और कोर्ट के अंदर स्प्लिट वर्डिक्ट जो है वो क्या आया, तो जस्टिस राजीव शकधेर, इनका जो है वो कहना है कि सेक्शन 375 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जस्टिस सी सी हरिशंकर, तो इनका कहना है कि ये प्रोविजन बिल्कुल ठीक है, राइट। और क्या होता है, स्प्लिट वर्डिक्ट जब भी डिलीवर होता है तो इस प्रकार से अगर जजेस अलग अलग जजमेंट जब देते हैं तब लार्जर बेंच जो है वो उनका केस सुनती है, राइट। जैसे कि 3 जज की बेंच, 5 जज की बेंच, 7 जज की बेंच, ऐसे हायर नंबर्स वाली बेंच जो है वो सुनती है। और मैरिटल रेप क्या है, तो सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मैरिटल रेप जो है वो क्या है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 375 के बारे में। और विक्टिम के पास सिर्फ एक ही रेमेडी होती है, सिविल रेमेडी, वो भी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत, राइट। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस टॉपिक पर डेवलप हुई होगी। इन केस ऑफ बिलो एज 15 वाली वाइफ के साथ फिजिकल हो तो इट्स ट्रीटेड 18 इट्स 18। गाइस आपको शायद याद आ रहा होगा, भी कुछ दिनों पहले एक न्यूज जो है वो आई थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन पर रिजर्वेशन जो है वो अलॉट किया जाएगा। ओबीसी को 14% का रिजर्वेशन जो है वो एलोकेट किया गया था, आपको शायद पता होगा, राइट। तो उसी को लेकर ये टॉपिक है।
उसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा था कि हर एक स्टेट के अंदर 5 साल खत्म होने से पहले आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। आपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा होगा, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट? नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना है, पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट? तो कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया कि 23,000 लोकल बॉडीज के इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो शुरू की जाए मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि 2019 से ड्यू है। और मध्य प्रदेश सरकार जो है गाइस, ये रिजर्वेशन को लेकर ये कह रही थी कि हमारा डिले इसलिए हो गया 2019 से क्योंकि रिजर्वेशन का जो है वो इशू था, राइट? और स्टेट गवर्नमेंट जो है, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 50% जो आबादी है, 50% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी है, राइट? और उनको जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये उनके साथ एक प्रकार का अन्याय है। तो इस प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट ने बात करी थी, बट यू गाइस नो द लेटेस्ट अपडेट कि 14% का रिजर्वेशन अलाउ कर दिया गया है ओबीसी को लेकर लोकल बॉडीज इलेक्शन में, राइट? अच्छा, जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तब ट्रिपल टेस्ट कंडीशन देखा जाता है। जब भी रिजर्वेशन देना है तो ट्रिपल टेस्ट कंडीशन को सामने रखा जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन बाय चांस आ जाए डायरेक्ट कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान में रखना रिजर्वेशन से रिलेटेड। के कृष्णा मूर्ति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर का केस हम लोग को 2010 का देखने को मिला था, जिस केस में ट्रिपल टेस्ट कंडीशन जो है वो कहा गया था कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन अगर प्रोवाइड कराना है तो ट्रिपल टेस्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल होना जरूरी है। तो ट्रिपल टेस्ट कंडीशन में क्या है? सबसे पहली चीज, सेटअप किया जाए एक डेडिकेटेड कमीशन। एक कमीशन ऐसा होगा, एक कमिटी ऐसी बनाई जाएगी जिसका काम सिर्फ होगा कि डेटा कलेक्ट करें प्रॉपर बैकवर्डनेस के ऊपर, कि अदर बैकवर्ड क्लास जो कमिटी है, कम्युनिटी है, उनमें कौन से ऐसे लोग हैं जो बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकली, उसको देखना पहली चीज। तो ये कमीशन एक सेटअप करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट देगी। सेकेंड कंडीशन, लोकल बॉडी में कितना रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है, प्रपोर्शन, उसको चेक करना। अब कमीशन जो है वो बैकवर्डनेस के बारे में बताएगी और वो अपना रिकमेंडेशन दे देगी। अब उसके रिकमेंडेशन के आधार पर आप चेक करेंगे कि वाकई में वो रिजर्वेशन जरूरी है कि नहीं, कि ऑलरेडी जो है वो लोग इलेक्टेड है। तो वो चीज चेक करना है कि भाई ऑलरेडी लोग इलेक्ट हो रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, और नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन तो है तो कोई बात नहीं। तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, आपको एक चीज याद रखनी है, इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। क्या हुआ था इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर? कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो अलाउ नहीं करना है ऑल टुगेदर, कि टोटल हर प्रकार के रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के आप ले लीजिए, टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये है, हम लोग को देखने को मिलता है ट्रिपल टेस्ट कंडीशन। तो ओबीसी को अगर रिजर्वेशन देना है तो ये ट्रिपल टेस्ट कंडीशन जो है वो चेक करना जरूरी है। और 3 जजेस की बेंच हम लोग को विकास कृष्णा राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर के केस में 2021 में देखने को मिली, जिसने ट्रिपल टेस्ट को जो है वो सही ठहराया, राइट? ट्रिपल टेस्ट कंडीशन को। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी इससे रिलेटेड 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आप पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी यानी कि म्युनिसिपैलिटी जो है, यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन होने की बात की गई, कि हर लेवल पर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट कराना है। और फ्रेश इलेक्शन जो है वो कम, मतलब जैसे ही एक इलेक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके कंप्लीट होने से पहले, यानी कि कंप्लीट हुआ और वो टेन्योर उसका 5 इयर्स का शुरू हुआ, तो 5 ईयर से पहले पहले आपको नया इलेक्शन जो है वो कवर करना है, कंडक्ट करना है। और इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। तो आप जानते हैं, जैसे अब मैं आपको तरीके से चीज को समझना, आप दिमाग में रखो कि एक बॉडी जो है वो इलेक्ट हुई, आपने एक बॉडी को जो है वो, यानी कि आपने इलेक्शन हो गया, राइट? एक बॉडी जो है वो इलेक्ट हो गई, राइट? पंचायत की चलो अपन बात करते हैं, आपने पंचायत जो है वो बन गई। अब क्या हो रहा है कि पंचायत डिसॉल्व भी हो सकती है, राइट? अब मैं मान लेता हूं कि 5 साल का ये पीरियड है। 5 साल के पीरियड में अगर पंचायत जो है वो 2.5 साल में डिसॉल्व हो गई, तो नई जो पंचायत बनेगी, आप मुझे बताएं कि उनका टेन्योर 5 साल का होगा या 2.5 साल का होगा या 7.5 साल का होगा? बताएं। उनका टेन्योर जो होगा वो रिमेनिंग पीरियड का होगा, मतलब कि 2.5 साल का होगा। ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। अब मैं आपको फिर से 3 चीज रिपीट करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की है।
पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट होने हैं लोकल बॉडीज के। दूसरी चीज ये आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्शन 5 साल कंप्लीट होने से 6 महीने पहले नए इलेक्शन की शुरुआत कर दी जाए। और अगर बाय चांस बॉडी डिसॉल्व हो जाती है तो और जो नई बॉडी आएगी वो रिमाइंडर पीरियड के लिए जो है वो ऑपरेट करेगी। एंड अगर अगर बॉडी डिसॉल्व होती है और 6 महीने से कम का समय है तो नई बॉडी नहीं बनेगी। फिर फिर जो भी बॉडी बनेगी वो फुल टेन्योर के लिए जो है वो ऑपरेट करेगी। बात समझ में आई? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। और कहीं भी कोई भी डाउट आए फिर से रिपीट करने को बोलोगे, फिर से रिपीट करूंगा। कहीं भी कोई डाउट आए किसी भी प्रकार का, यू हैव टू स्पीक, राइट। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप में से सभी लोग जानते हैं। अटल इनोवेशन मिशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, राइट। इनोवेशन करने का ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। जितने भी हमारी कंट्री के जो युवा हैं, राइट, तो उनको मतलब उनके बीच में इनोवेशन की क्वालिटी जो है वो डेवलप करने पर काम करता है। तो अटल इनोवेशन मिशन का प्राइम हमें देखने को मिल रहा है, प्राइम प्ले बुक। तो क्वेश्चन ये बनेगा, अटल इनोवेशन मिशन की प्राइम प्ले बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? नीति आयोग। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्राइम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से क्या समझ में आ रहा है? प्राइम की एक ऐसा प्रोग्राम किसके लिए है? रिसर्चर्स के लिए, इनोवेशन को लेकर, मार्केट रेडीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप जो भी इनोवेशन करोगे तो ऑब्वियस ही बात है भाई, उसके बारे उसका एक्सेस होना चाहिए, मार्केट तक वो पहुंचना चाहिए। मार्केट तक नहीं पहुंचेगा तो बिकेगा कैसे? फिर आपके इनोवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। और एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप आप जानते ही हैं, राइट भाई, क्योंकि ये पूरी पूरी चीज जो होती है वो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आती है। प्रॉफिट भी तो कमाना है आपको, एंटरप्रेन्योर भी तो बनना है। तो ये पूरा का पूरा एक प्ले बुक जो है ये तैयार की गई है, जिसका मेन एम यही है कि प्रमोट करना अर्ली स्टेज साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज, प्रमोट करना इनोवेशन को, आइडियाज को, टू मार्केट थ्रू ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस के माध्यम से 12 महीने के पीरियड में। तो ये चीज हम बताई जा रही है कि प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि भाई आप इनोवेशन तो कर लोगे बट आपको मार्केट में भी तो उस चीज को पहुंचाना है, मार्केटिंग भी तो उसकी करनी है। मार्केटिंग नहीं करोगे तो फिर बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको भी और दूसरों को भी जिनके लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, तैयार कर रहे हो, राइट। तो दिस इज द थिंग। फोकस एरिया है साइंस बेस्ड, नॉलेज इंटेंसिव, डीप टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि इस चीज पर जो है वो फोकस करना है, यानी कि टोटली इनोवेशन चीजों पर, साइंटिफिक इनोवेटिव चीजों पर फोकस करना है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, राइट। और इसकी मतलब ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है और यही इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। क्लियर? अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्रोग्राम या प्राइम प्लेबुक प्रोग्राम। अब बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नोटिफिकेशन दिया है कि काफी सारे स्पोर्टिंग इवेंट जो है उनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा अंडर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल मैंडेटरी शेयरिंग विद प्रसार भारती एक्ट। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कहना यह है कि काफी सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि अब क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, तो ये सब स्पोर्ट जो है वो अब नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में जो है वो आएंगे। दैट्स इट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक बट जनरली बस आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। टोमेटो फ्लू, तो केरल में बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है टोमेटो फ्लू। तो आप टमाटर को अगर काट के देखते हैं तो जैसे उसके अंदर जो बीज आपको नजर आते हैं ना, व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स, तो ऐसे ही शरीर में जब ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, ऐसे छाले बन जाते हैं, तो इसीलिए इसको टोमेटो फ्लू जो है वो नाम दिया गया है। तो इसका टोमेटो से कोई लेना देना नहीं है, ये टोमेटो से फैलने वाली बीमारी नहीं है अनटिल अनलेस की इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर टमाटर खाकर दूसरे को ना खिला दे, राइट, तब तो नहीं फैलेगी, बाकी ये टोमेटो से नहीं फैलेगी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। छोटे बच्चों को, 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को ये अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, स्किन में इरिटेशन, खुजली उजली मचने लगती है और डिहाइड्रेशन होता है। ये फ्लू जो है वो सेल्फ लिमिटिंग वन है एंड देयर इज नो स्पेसिफिक ड्रग फॉर दिस। मतलब खुद से ये ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए बट इसका कोई अलग से दवाई वगैरह नहीं है। इट मीन्स दैट सिम्टम्स जो है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर प्रॉपर सपोर्टिव केयर दिया जाए। बट द थिंग इज
कि इसमें बच्चे को आइसोलेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आइसोलेट नहीं रखा जाएगा तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो फैल रहा है, ये कंटेजियस है, ये फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये फैक्ट बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बिल्कुल, बच्चे तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वल्नरेबल होते हैं। क्या लिखा हुआ है? अरे नहीं भैया, मैंने टमाटर खाने से मना नहीं किया है। हाँ बदला है, मेरे को तो वैसे ही कई बार लोग बाग बदनाम कर देते हैं कि सर ने बोला है कि गोली मारो उसके बाद जेल जाओ। फिर फोन आ रहा है मेरे पास थाने से कि क्या सिखा रहे हो तुम, आओ। वैसे ही अपन परेशान हो चुके हैं, हम थाने वाने के अब चक्कर नहीं काटने भाई, बहुत काट लिए हैं। हाँ 100 करोड़ है, 100 करोड़ में तो आप मुझे 100% पता है, कोई ना कोई स्टूडेंट मुझे 100 करोड़ वाले मामले में जरूर फंसाएगा। अभी वेट की बात कोई नहीं करेगा, वेट की बात अपन करेंगे कुछ दिनों बाद। वो डेट बस आप ध्यान रखो, अगस्त है ना, अगस्त तक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस डेट तक अगर मेरा वेट 78 नहीं हुआ तो 5,000 पक्के आप लोग के। चलो आ जाओ। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है गाइस? ये कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो सिंपल शब्दों में आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने वाला जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन, यानी कि एक ऐसा एरिया जो कोस्टल एरिया के नजदीक है, जहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो सकता, बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं हो सकती, उसको बिल्कुल नेचुरल रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है एग्जेम्पशन टू लॉज गवर्निंग द रेगुलेशन ऑफ कोस्टल जोन्स। इन्होंने कुछ ऐसे कानून को जो है वो एग्जिम्ट कर दिया है जो कि कोस्टल जोन को रेगुलेट करने से रिलेटेड है, कोस्टल जोन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अब इन्होंने कुछ कानून को एग्जिम्ट क्यों किया? क्योंकि इन्हें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर गैस पावर प्लांट सेटअप करना था। तो सरकार को अपना पावर प्लांट सेटअप करना है, तो सरकार ने बोला एक काम करो, कानून के अंदर चेंज कर दो, क्योंकि सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। 50 मेगावाट का लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, ये पोर्ट ब्लेयर पर हमें देखने को मिला कि सेटअप किया जा रहा है। ये ड्यूअल फ्यूल पावर प्लांट है, मतलब ये पावर प्लांट डीजल पे भी चलेगा और एलएनजी पर भी चलेगा, राइट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर भी चलेगा। ये प्लांट डेवलप किया जा रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। और एक्टिविस्ट का कहना है कि इस प्रकार से जो आप ये प्लांट सेटअप कर रहे हो, ये क्लियरली उल्लंघन करता है आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 का। अब आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 क्या कहता है? तो सरकार ने ये रूल लेकर आई थी 2019 में, यानी कि इन्होंने कहा था कि कोस्टल एरियाज के आसपास के एरिया में कोई भी इंडस्ट्री ना सेटअप होगी ना एक्सपेंड होगी, किसी प्रकार का ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा, राइट, प्रोटेक्टेड जोन के अंदर। और सरकार खुद ही अब ऑपरेशन कर रही है क्योंकि सरकारी मामला है। तो 2021 में नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिकमेंड किया कि अमेंड कर देते हैं आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स को, जिसके थ्रू हम लोग पावर प्लांट यहाँ पर सेटअप कर सकें। और इन्होंने अभी अभी अमेंडमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी अप्रूवल दे दिया, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली जिसको लेकर एक विवाद चल रहा है। बस आपको तो कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में पता होना चाहिए, आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स के बारे में बस बेसिक सा पता होना चाहिए। और इसको अभी अमेंड किया जा रहा है किसके लिए? कि वहां पर ये न्यूक्लियर सॉरी ये पावर प्लांट जो है वो सेटअप कर रहे हैं, और ये भी ड्यूअल फ्यूल पावर प्लांट होगा, एलएनजी डीजल दोनों पे चलेगा। दैट्स इट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, पता है ना आपको इस चीज के बारे में कि क्या है ये? नाम से समझ जाओ। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट एरिया है, पूरा रेगिस्तान एरिया है, रेगिस्तान एरिया को खत्म करना है हमें। इसका क्या मतलब हुआ? हमें रेगिस्तान वाले एरिया को, मतलब डेजर्टिफिकेशन होने नहीं देना है, यानी कि और एरिया को रेगिस्तान में नहीं बदलना है, बल्कि उस एरिया को कन्वर्ट करके प्लांटेशन वहां पर लगाना है, राइट। तो अभी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो है वो हमें देखने को मिली, जिसमें इंडिया ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। 15 सेशन इसका था, राइट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। ये वेस्टर्न अफ्रीका में हुआ। और ये थीम जो थी इसकी COP15 की, ये थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से एग्जाम को लेकर आए हैं, ये सेम थीम इंग्लिश में आपको याद रखनी है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। क्या है थीम? लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ये इंश्योर करने के लिए कि जमीन जो है
उसका बेनिफिट हम भी उठाएं, प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन भी उठाए। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड पर फोकस किया जा रहा है कि लैंड का मैनेजमेंट जो है वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। हम ऐसे लिंक्स को ढूंढें, ऐसी कड़ी को ढूंढें जो कि जमीन से रिलेटेड हो और दूसरे सस्टेनेबिलिटी इशू से रिलेटेड हो। तो उसकी कड़ी को हम ढूंढें कि क्या ऐसा करें जिसके कारण से नुकसान जो है वो और ना हो, डेजर्टिफिकेशन को हम रोक सकें। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 एजेंडा क्या है? ड्रॉट यानी कि सूखा, इसको रोकना, कि सूखे को रोकना, लैंड को रिस्टोर करना यानी कि दोबारा से लैंड को अच्छा कर देना, और ऐसे इनेबलर जैसे कि लैंड से रिलेटेड अधिकार, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एम्पावरमेंट, ऐसे एरियाज भी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान टॉप प्रायोरिटी पर रखे गए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन लाया गया 1994 में। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। आई रिपीट, ये इकलौता ऐसा लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एनवायरमेंट को लिंक करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के साथ। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये इकलौता ऐसा कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 2021 के रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आ रहा है। और फोकस एरिया इसका क्या है? तो ये सूखा एरिया, एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया, ड्राई एरिया, मतलब कि ऐसे एरिया जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए, तो वो सब एरिया जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इसके फोकस एरिया है, राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्यों स्क्रीन सभी को चेंज हो रही है? चेंज होती हुई नजर आ रही है स्क्रीन? दादाजी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे? रीज्वाइन कर लो, एग्जिट करके री एंटर कर लो। कितना बच गया? 5 बज गया, बस 2 एक टॉपिक और बचे होंगे, बस ज्यादा नहीं है। गाइस, सूखा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है क्लाइमेट चेंज के कारण, यू गाइस नो अबाउट इट। तो हम एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के दौरान जो है वो एक रिपोर्ट रिलीज हुई, ड्रॉट इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट। तो लेटेस्ट असेसमेंट के थ्रू एनालाइज किया गया ड्रॉट को, यानी कि सूखे को, जो हमारी कंट्री के अंदर पूरे दुनिया भर में जो सूखे की स्थिति है, ड्रॉट की जो स्थिति है, उसको एनालाइज किया गया। और लोगों के जीवन पर, उनकी आजीविका पर, यानी कि लोगों की लाइफ और लाइवलीहुड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो उसको जो है वो एनालाइज किया गया। तो रिपोर्ट के अंदर क्या हाइलाइट्स हैं? तो कहा गया कि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ड्रॉट का, यानी कि जिस प्रकार से सूखा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर लेवल इतना ज्यादा है कि सूखा बढ़ रहा है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। हमारी जो एट प्रेजेंट जो ग्रोइंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन, जो नए नए बच्चे जो पैदा हुए हैं, वो पानी की समस्या फेस करना शुरू कर रहे हैं। सिंस 2000 29%, यानी कि सन 2000 से 29% फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो गया और ड्यूरेशन में इंक्रीज हो गया ड्रॉट के पूरे दुनिया भर में। यानी कि भारी मात्रा में ड्रॉट है और बड़े एरिया पर ड्रॉट की समस्या जो है वो होती जा रही है। ड्रॉट, सूखा जो है, ये एक स्लो ऑनसेट डिजास्टर माना जाता था, मतलब कि धीमी शुरुआत वाली आपदा माना जाता था। मैं था वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आज की डेट में ड्रॉट जो है वो अब धीमा नहीं है। ड्रॉट जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर बन चुका है ह्यूमन लाइफ लॉस का, इकोनॉमिक लॉस का और वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स की कैटेगरी में। क्योंकि अब ये धीमा नहीं बचा, ये धीमा पहले हुआ करता था कि धीरे धीरे करके एक एरिया जो है वो नष्ट हो गया। आज की डेट में आप देखेंगे 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में अगर चीजों को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे। तो ये एक इशू है। पानी की समस्या इंडिया के अंदर किस प्रकार की है, ड्रॉट की सिचुएशन इंडिया के अंदर किस प्रकार की है, तो आप जानते हैं पानी की समस्या को लेकर काफी सारी जगह ऐसी, पंजाब देखिए, हरियाणा देखिए, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कम हो गया है, डिप्लीट हो गया, यू गाइस नो अबाउट इट। तिरुपति की अगर हम बात करें, कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि तिरुपति में 3 दिन में से सिर्फ एक ही दिन पानी आता है, हर 3 दिन में सिर्फ एक ही दिन पानी आ रहा है। मेरे ख्याल से अब तो और भी दिक्कत बढ़ गई है। बहुत दिक्कतें हैं हमारी कंट्री के अंदर पानी की, सूखे की। सीवियरली, वन ऑफ द सीवियरली ड्रॉट इंपैक्टेड कंट्री में से एक है इंडिया, बुरी तरह से प्रभावित देशों में से एक।
गंभीर रूप से सूखा प्रभावित देशों में से एक है इंडिया। नियरली 2/3 हमारी कंट्री का 2020 और 2022 में ड्रॉट के कारण इसकी सफरिंग हम लोग को देखने को मिली। 2020 और 2022 के दौरान देश के लगभग 2/3 हिस्से को सूखे का सामना करना पड़ा। ड्रॉट की प्रॉब्लम्स 2/3 हिस्से में देखने को मिली। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, लिखो ये फैक्ट, ये मेंस में उपयोग करना। ज्योग्राफिकली इंडिया की ड्रॉट वल्नरेबिलिटी जो है, अगर आप देखेंगे, मतलब इंडिया के अंदर जो ड्रॉट को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज हैं, उसको आप क्लियरली सब सहारन अफ्रीका के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। इफेक्ट जो है ड्रॉट की सीवियरिटी का, इसको अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो इंडिया की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2 से 5% की गिरावट आई है पिछले 20 सालों के पीरियड में। 1998 टू 2017 ड्रॉट के कारण, सूखे के कारण हमारी जीडीपी में गिरावट आई है। कैसे आ सकती है, कोई बता सकता है? सूखे के कारण जीडीपी में कैसे गिरावट आ सकती है? सूखा होगा, अब एक एरिया है, बात को ध्यान समझना, अब एक एरिया है, यहां पर क्या होती थी? यस, फार्मिंग होती थी, एक एरिया पर फार्मिंग होती थी। भाई आप फार्मिंग के थ्रू कमाई करोगे। अब उस एरिया पर सूखा हो चुका है, अब वहां पर कमाई का कोई सोर्स नहीं है, मतलब जीडीपी में नुकसान हुआ। अगेन एंड अगेन दूसरी तरह से इसको चीजें देखिए, सूखा कब आता है? जब टेम्परेचर लेवल बहुत हाई है, आप मेंटेन नहीं कर रहे हो चीजों को क्लाइमेट चेंज के कारण। अब बाहर ओपन में जब लोग काम करेंगे, लेबर्स, वर्कर्स, और इस सीवियर हीट में, तो उनकी तबीयत खराब नहीं होगी? होगी। और जब उनकी तबीयत खराब होगी तो क्या वो जॉब पर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तब क्या होगा? वर्किंग डे लॉस हुआ। वर्किंग डे लॉस मतलब सीधे सीधे जीडीपी में लॉस। दीज आर द इश्यूज जो कि रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और जो चीज आपको मेंस में लिखनी है। और इंडिया को लेकर चिंता की क्या विषय है? कंसर्न फॉर इंडिया। तो इंडिया की ड्रॉट प्रोन एरिया जो है वो बढ़ गया, 57% तक बढ़ गया सिंस 1997। सोचो आप, ड्रॉट प्रोन एरिया 57% तक। 1/3 जो इंडिया की डिस्ट्रिक्ट है, दे हैव फेस्ड मोर देन 4 ड्रॉट्स ओवर अ पास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में 4 बार सूखे की समस्या जो है वो इंडिया की 1/3 डिस्ट्रिक्ट ने फेस करी है। 50 मिलियन लोग, 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़, 50 मिलियन 5 करोड़ लोग हर साल सूखे के कारण अफेक्ट होते हैं। कुछ नहीं तो 97.85 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है, नियरली 30% एरिया हमारी कंट्री का लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, खराब हो गई है वहां की जमीन। ड्रॉट इंपैक्ट जो है वो इंडिया के अंदर किसके कारण हम लोग को देखने को रहा है? पानी की समस्या। पानी नहीं होगा तो ड्रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे ही हमारे इरिगेशन का इशू था ही, राइट? तो यू गाइस नो अबाउट इट। दीज आर द पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? यही तो है ड्रॉट सही करने के पर्पस की, तो है वही तो अपन ने बताया था, इंडिया के अंदर पानी की समस्या को दूर करेगा ये। पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। बारिश होगी तो ये पानी को स्टोर कर लेंगे पॉन्ड्स। ये पेज रिपीटेड था। नासा के इनसाइट मार्स लैंडर ने क्या पता लगाया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज ध्यान में ये रखनी है, इनसाइट मार्स लैंडर किसका है? आपको ध्यान में रखना है, नासा का है। तो नासा ने 4 मई को रिपोर्ट किया कि इनसाइट मार्स लैंडर ने डिटेक्ट किया है लार्जेस्ट क्वेक। क्वेक क्या है? जैसे अर्थक्वेक होता है ना, भूकंप, वैसे ही मार्स के भूकंप को हम लोग मार्स क्वेक कहते हैं। मतलब मार्स के अंदर जो है वो इस प्रकार से भूकंप जो है वो आया गया, और सबसे बड़ा भूकंप था किसी दूसरे प्लैनेट पर, यानी कि मार्स पर ये डिटेक्ट हुआ है। यानी कि सबसे बड़ा भूकंप डिटेक्ट किया गया है दूसरे प्लैनेट पर इनसाइड मार्स लैंडर ने। और ये रोवर जो है, ये पहली बार लैंड हुआ था मार्स में नवंबर 2018 में, और उसने अभी तक मार्स में 1313 क्वेक्स जो है, यानी कि 1313 भूकंप जो है या कंपन आप कह सकते हैं, रिकॉर्ड किए हैं। मार्स क्वेक की बात करें गाइस, मार्स क्वेक यानी कि मार्स में होने वाला भूकंप। तो धरती पर जैसे कि भूकंप आते हैं, तो ये कब आते हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती हैं। तो यू गाइस नो अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स की टेक्टोनिक प्लेट क्या है? नहीं पता तो ज्योग्राफी में पढ़ना ही है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट्स का, और याद भी रखनी है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ कहाँ पर है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर जो रिंग ऑफ फायर वाला हमारा एरिया है, वो एरिया पर पूरी टेक्टोनिक प्लेट्स आपको नजर आएंगी। तो रिंग ऑफ फायर क्या है ये भी हालांकि हमने पहले कवर कर रखा है, बट कोई ना,
अपन आगे चल के फिर आएगा। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, जो काफी काम के, जो एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मार्स डज नॉट हैव टेक्टोनिक प्लेट्स, क्लियरली ये चीज ध्यान रखो, मार्स के पास कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। इट्स क्रस्ट इज अ जाइंट प्लेट। मार्स की जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होता है? अपर एरिया, ऊपर वाला एरिया, सरफेस एरिया, राइट? क्रस्ट उसी को हम लोग बोलते हैं ना, कोर अंदर वाला एरिया, ऊपर वाले एरिया को क्रस्ट हम लोग कहते हैं। तो क्रस्ट वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका एक बहुत बड़ी प्लेट है। अब जब इस क्रस्ट के अंदर जब फ्रैक्चर्स आ जाते हैं या स्ट्रेस होता है, तो इसमें जब क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके कारण मार्स क्वेक होता है, यानी कि मार्स में भूकंप आता है। इनसाइट मिशन के बारे में बात करें तो इनसाइट जो है वो नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का पार्ट है। पहला मिशन है जो कि मार्स के जो सरफेस है उसके नीचे स्टडी कर रहा है, उसके इंटीरियर पे स्टडी कर रहा है। जैसे कि अगर आप गूगल पर भी इसकी फोटो जो है वो देखेंगे, राइट, इस मिशन की, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लैंडर है और रोवर जो है, यानी कि इसमें चक्के भी जो लगे हुए हैं, ये रोवर भी है, ये मार्स पे जाकर उतरा। मार्स पे उतरने के बाद ये मान के चलो कि इसने एक रॉड जो है वो घुसा दी मार्स के अंदर, राइट, यानी कि गड्ढा कर दिया, और उस रॉड के जरिए ये डिटेक्ट करता है कि मार्स के क्वेक्स, यानी कि मार्स के भूकंप, राइट। इवन ये फाइंड आउट करेगा, इस मिशन का ये महत्व है कि ये फाइंड आउट करेगा कि बेहतर तरीके से मार्स को समझेगा, राइट, और ये मार्स है, अर्थ है, ये कैसे क्रिएट हुए इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। इनसाइड जो है ये मार्स के नीचे जो है स्टडी कर रहा है, वेरियस टेरिस्टेरियल प्लैनेट फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी है उसकी स्टडी कर रहा है, ये प्लैनेट के सेस्मोलॉजी को स्टडी कर रहा है, राइट, कि वेव्स वगैरह को, जो अंदर प्लैनेट के अंदर जो वेव्स चलती हैं, सेस्मिक वेव्स जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, तो सेस्मोलॉजी को स्टडी कर रहा है, वहां के प्लैनेट के अंदर के टेम्परेचर को स्टडी कर रहा है, राइट, और भी काफी सारी चीजें को स्टडी करने के पर्पस के लिए ये मिशन हमें देखने को मिला है। बाकी मार्स के दूसरे मिशन की बात करें तो परसीवरेंस रोवर मिशन है नासा का, होप मिशन हम लोग को यूएई का देखने को मिलता है, इंडिया का मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम मिशन, और चाइना का हम लोग को तियानवेन वन मिशन देखने को मिलता है। तो ये सब मार्स के मिशन है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे हैं, अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है प्राइवेट ग्रुप में, तो आप ये क्लास जो है वो अटेंड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप करना है 9713282838 पर कि आपको प्राइवेट ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है, तो आपको प्राइवेट ग्रुप से ज्वाइन करा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई कोई फीस नहीं है इसकी। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस टॉपिक इज क्लियरली क्लियरली थ्योरेटिकल टॉपिक, और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है, बट इसमें आपको थ्योरी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि साइंटिफिक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज तो हम ये नहीं पढ़ेंगे कि न्यूज में क्या आया, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड मॉडल डिस्क्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डब्ल्यू बोसॉन क्या होता है, डब्ल्यू बोसॉन। सो डब्ल्यू बोसॉन जो है ये डिस्कवर हुआ था 1983 में। डब्ल्यू बोसॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अभी अभी कुछ मत पूछना, अभी कुछ मत दिमाग लगाना, अपने आप से कुछ किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अभी एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा कि डब्ल्यू बोसॉन से रिलेटेड, उसमें ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम थ्योरी पर जा रहे हैं, बट थ्योरी को पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर। ध्यान सुनना, डब्ल्यू बोसॉन डिस्कवर हुआ 1983 में। डब्ल्यू बोसॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जेड बोसॉन के साथ मिलकर ये एक वीक फोर्स क्रिएट करता है। डब्ल्यू बोसॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, ये फैक्ट बस ध्यान में रखिए। पहला फैक्ट हमें क्या मिला? डब्ल्यू बोसॉन एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, राइट। और इसका काम क्या है? इट स्विचेस प्रोटॉन्स इनटू न्यूट्रॉन्स। क्या होता है प्रोटॉन्स? आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके नाम सुने होंगे, राइट। नेगेटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, राइट, कि जिसका कोई चार्ज नहीं होता। तो ये क्या कर रही है बेसिकली, जनरली, कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को जो है वो न्यूट्रॉन्स में जो है वो कन्वर्ट कर रही है, न्यूट्रल पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट कर रही है, राइट। तो यही हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो बना रही है, तैयार कर रही है, वाइस वर्सा। न्यूट्रॉन को जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो बना देती है एक वीक फोर्स के माध्यम से, वीक फोर्स। और ये किसको ट्रिगर कर रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन को ट्रिगर कर रही है, और स्टार्स इसी फ्यूजन के कारण बर्न होते हैं। तो आपको एक फैक्ट समझ में आया कि ये जो थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है? ये यूनिवर्स स्पेस से रिलेटेड है, क्योंकि ये स्टार्स बर्न की बात कर रही है ये थ्योरी, राइट, कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं
जिस पार्टिकल्स के कारण फ्यूजन होता है, और वीक पार्टिकल से, पहला फैक्ट, वीक फोर्स, ये वीक फोर्स क्रिएट करती है जिसके कारण फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बारे में आपको सभी को पता है, एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस ही हम लोग को फ्यूजन देखने को मिलती है, जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है, और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण स्टार्स बर्न होते हैं, स्टार शाइन करते हैं। तो हमें एक फैक्ट पता लग गया कि एक ऐसा पार्टिकल है डब्ल्यू बोसॉन, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से स्टार शाइन कर रहे हैं, यानी कि स्टार के शाइन करने के पीछे, स्टार को एनर्जी प्रोवाइड कराने के पीछे जो पार्टिकल है वो है एक पार्टिकल डब्ल्यू बोसॉन। फोटोन के जस्ट विपरीत, फोटोन क्या होता है? फोटोन जो कि इलेक्ट्रिक, वो लाइट रिलीज करता है, ये वाली बात सभी को पता है, फोटोन लाइट रिलीज करने वाला वाली चीज को हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो उसके अपोजिट फोटोन जो है वो मासलेस है, फोटोन में कोई भी मास नहीं है, बट डब्ल्यू बोसॉन जो है वो मैसिव है, इसमें मास है। तो वीक फोर्स जो है ये क्या करता है? दे मीडिएट, वीक फोर्स दे मीडिएट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज, मतलब जो ये फोर्स क्रिएट करता है, इसके मास होने के कारण वो फोर्स जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसका अब अपन थोड़ा फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, राइट? बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक छोटी सी जो कार है, राइट, जैसे हाथ से चलाने वाली टॉय कार, टॉय कार में मास नहीं है, वो लाइट है, ठीक है, टॉय कार क्या है? वो लाइट है। आप टॉय कार को जो है वो आगे अपने मोबाइल से भेड़ दो, मोबाइल से जो है वो टकरा दो, तो आपका मोबाइल टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा। अब मैं बड़ी कार लेके आ जाता हूँ आपके सामने, ठीक है, बड़ी कार में बहुत वेट है, आपने पीछे से कार को धक्का दिया, अपने मोबाइल को सामने रखा, मोबाइल जो है वो आपका क्रैक, कार उसके ऊपर चढ़ गई, मोबाइल क्रैक होगा। तो हमें क्या चीज समझ में आई है? फोटोन जो कि मासलेस है, जिसके पास मास नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट डब्ल्यू बोसॉन जो मैसिव है, बड़ा है, बट आप उस पर वीक फोर्स लगा रहे हो, यानी कि आपने हल्का सा ही फोर्स लगाया तो भी उसका जो रेंज जो होती है, शॉर्ट रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी रेंज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि वीक फोर्स होने के बावजूद भी ये स्ट्रॉन्ग है। इट मीडिएट, द मीडिएट इज वेरी शॉर्ट रेंज एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि कमजोर बल के साथ क्रिया करते हैं और वे बहुत कम होते हैं, बट ये बहुत स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि ये फ्यूजन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और आप जानते हैं कि फ्यूजन एक्टिविटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। फ्यूजन में क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कि फ्यूजन लगातार होता जा रहा है और फिर धीरे धीरे करके वो अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, पता होगा आपको उस चीज के बारे में, फ्यूजन के बारे में, कि फ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है? मल्टीप्लायर्स का काम होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, राइट, तो वो क्या होता है? वो बार बार मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और ये फ्यूजन की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है। तो अभी आपको सिर्फ 3 वर्ड इसमें ध्यान में रखने। कौन से 3 वर्ड? डब्ल्यू बोसॉन, ये भी जरूरत नहीं कब डिस्कवर हुआ, वैसे पूछते नहीं, जनरली ध्यान में रखना तो रख लेना, 1983। डब्ल्यू बोसॉन जो है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर मास बहुत होता है, इट इज क्वाइट मैसिव, काफी भारी होते हैं, राइट। इनका फोर्स जो होता है वो वीक होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण से ये स्टार को बर्न करता है। क्लियर? इतने फैक्ट बस अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं न्यूज पर। तो डब्ल्यू बोसॉन क्या है, ये चीज आपको पता लग गई। न्यूज में हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि रिसर्चर्स ने अनाउंस किया है कि इन्होंने प्रिसाइज यानी कि सटीक मेजरमेंट जो है वो निकाल लिया है डब्ल्यू बोसॉन के मास का। इन्होंने पता लगा लिया कि डब्ल्यू बोसॉन का कितना मास है। रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट क्यों किया, और ये स्टडी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इस स्टडी का क्या महत्व है? तो इन्होंने कहा कि डब्ल्यू बोसॉन जो है वो हैवियर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि डब्ल्यू बोसॉन का मास ज्यादा है, मैसिव है ये, तो इट इज स्लाइटली हैवियर देन प्रिडिक्टेड बाय सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल इसका क्रिएट किया था, जिसमें इन्होंने एक प्रिडिक्शन किया था, तो उससे भी काफी हैवी ये नजर आया। तो जब इनको ये पार्टिकल हैवी लगा, तब इन्होंने इसका बिल्कुल सटीक मेजरमेंट जो है वो निकाल लिया, इसको लेकर ये न्यूज है। एंड इट रिजल्ट्स इन हाईली सिग्निफिकेंट, मतलब ये इसके जो रिजल्ट है वो काफी सिग्निफिकेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, बिकॉज दिस इंप्लाइज द इनकम्प्लीटनेस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल डिस्क्रिप्शन। मतलब स्टैंडर्ड मॉडल डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज इनकम्प्लीट थी, इसीलिए उनका जो
जो स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल जो था फिजिक्स का, यानी कि पार्टिकल फिजिक्स जो स्टैंडर्ड मॉडल जिन्होंने पहले तैयार किया था, तो उसमें शायद कुछ कमी थी। तो जिस कमी के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज जो चीज इन्होंने फुलफिल कर ली, यानी कि इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट जब इन्होंने निकाला तो उसका वेट जो है वो हाई आया, मतलब कि इनको पता लग गया कि किस चीज की जो है वो कमी है। और साइंटिस्ट रिसर्चर का यही सीन होता है गाइस कि एक वो मॉडल पर काम करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं दूसरी चीजों से, और कंपैरिजन में ही पता लगता है। जैसे कि आप तैयारी करो सिविल सर्विसेज की, आप जब टेस्ट देते हो तब आपको पता लगता है कि हाँ आपका लेवल जो है वो कहां तक पहुंचा, फिर आपकी क्या कमी आई उस पर फिर आप काम करना शुरू करते हो, यही होता है ना। तो अभी इन्होंने क्या चीज देखा कि इनके स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डिस्क्रिप्शन में इनकम्प्लीटनेस थी, कुछ चीजें इनकम्प्लीट थी। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो है ये एग्जैक्टली है क्या, तो ये साइंटिस्ट करंट बेस्ट थ्योरी है। तो साइंटिस्ट की आज की डेट की बेस्ट थ्योरी है, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स कैसे बना है उसके बेसिक ब्लॉक, यानी कि बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल। अभी हमने डिस्कस किया ना डब्ल्यू बोसोन क्या है, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। अब आपको मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो साइंटिस्ट का ये एक ऐसा मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जिसके थ्रू साइंटिस्ट जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कि इस यूनिवर्स को बनाने में किन छोटी चीजों की, बेसिक चीजों से शुरुआत हुई है। उनमें से एक डब्ल्यू बोसोन है। इट एक्सप्लेन्स हाउ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क, क्वार्क क्या होता है, इट मेक्स अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कुछ पार्टिकल्स हैं क्वार्क और लेप्टन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेकअप ऑल द मैटर। इनका कहना है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज बनी है ये क्वार्क के कारण ही जो है वो बनी है, क्वार्क से ही बनी है। और स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करता है चार फंडामेंटल फोर्स जो कि इस पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं, उनमें से तीन को ये एक्सप्लेन करता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप जानते हैं कि प्लैनेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, जैसे सोलार फ्लेयर जो होती हैं वो हमारी धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स के साथ जो है वो या इंटरैक्ट करती हैं, और फिर हम लोग को ऑरोरास देखने को मिलते हैं, लाइट चमकीली देखने को मिलती है। याद आ रहा है आपको, ये वाला टॉपिक भी हमने बीच में डिस्कस किया था। तो यूनिवर्स के अंदर चार ऐसी चीजें हैं, उनमें से तीन चीजें एक्सप्लेन करता है स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, और डब्ल्यू बोसॉन एक वीक फोर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। और क्यों स्टैंडर्ड मॉडल को माना जाता है इनकम्प्लीट, तो इसने एक यूनिफाइड पिक्चर दी है, चार फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर में से तीन के बारे में दी है, और एक चीज पूरी तरह से एमिट कर दी, वो है ग्रेविटी। इन्होंने ग्रेविटी को के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया। एंड मॉडल डज नॉट इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डार्क मैटर पार्टिकल्स, मॉडल के अंदर डार्क मैटर के बारे में बात नहीं की गई। एंड सो फार दीज हैव बीन डिटेक्टेड ओनली थ्रू देयर ग्रेविटेशनल पुल ऑन सराउंडिंग मैटर। क्योंकि आप जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशन है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज ग्रेविटेशन। यू गाइस नो अबाउट इट, आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके साइड में भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज जो है वो स्टैटिक नहीं है, सभी चीज मूविंग है, कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है। जो फोर्स जो है वो कभी भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जीरो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर हर तरफ से उसके ऊपर ग्रेविटेशन अट्रैक्ट कर रहा है। राइट, तो यू गाइस नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। साइंस के टॉपिक थोड़े से समझने में डिफिकल्ट होते हैं, बट द थिंग इज कि आपको समझना किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा देता, पूरी चीज ऊपर से चली जाती है, आपको उसमें घुसना रहेगा हल्का सा। ठीक है, ये पेज रिपीट हो गया। साइंस पढ़ के कुछ स्टूडेंट भग गए लगता है, दो स्टूडेंट भग गए। अभी 13 दिखा रहा था मुझे, 11 हो गया। चलो, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। तो 1999 से 11 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन, यानी ये दिन है जिस दिन हमने अपनी कंट्री में बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशन जो है वो किए हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 2022 की जो थीम है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय है, थीम है, एक संवहनीय भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो ये थीम थोड़ी सी ध्यान में रखना है। 11 में 1998
ये वो दिन था जिस दिन इंडिया ने डेटोनेट किया, यानी कि परीक्षण किया, उसकी टेस्टिंग करी, किसकी? 3 न्यूक्लियर बॉम्ब की इंडियन आर्मी के पोखरान टेस्ट रेंज में। तो 11 मई 1998 यानी कि 11 मई का दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने 3 न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंडियन टीम ऑफ साइंटिस्ट थी, जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल को, और ये राजस्थान के पोखरान टेस्ट रेंज में किया गया। इसी के जस्ट 2 दिन बाद कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किए 2 और न्यूक्लियर वेपन को एज अ पार्ट ऑफ सेम प्रोग्राम पोखरान सेकेंड या फिर ऑपरेशन शक्ति इनिशिएटिव। तो आपको ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन शक्ति इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है? तो न्यूक्लियर मिसाइल की हमने टेस्टिंग करी थी। और इसके बाद, इस टेस्ट के बाद, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिक्लेयर किया इंडिया को एज अ न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर, और इंडिया जो है वो छठी कंट्री बन गई थी न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन करने वाली। और एक हंसा 3 भी है। हंसा 3 क्या है? इंडिया का पहला इंडिया में बनाया गया एयरक्राफ्ट, जिसकी पहली बार टेस्टिंग हुई थी इसी दिन 11 मई के दिन 1998 में बेंगलुरु में। और त्रिशूल को भी हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सेम डेट पे, और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल हम लोग को इंडिया की देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया की बात करें गाइस, तो इसी ओकेशन पर, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर 11 मई को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसने होस्ट किया है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबिनार को, राइट। और इस वेबिनार के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितनी भी चीजें आती हैं तो उसको डिस्प्ले किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, और नए नए इनोवेशन किए जाए उसके बारे में। और स्टैब्लिश हुआ था ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया 1996 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है इंडियन इंडस्ट्री के कंसर्न की, मतलब कि इंडियन इंडस्ट्रीज को, मतलब जो चिंता वाली बात है टेक्नोलॉजी को लेकर, तो वो टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है। और दूसरी एजेंसीज जो है, मतलब इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया में बनाई गई टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन के लिए दूसरी एजेंसी को भी ये सपोर्ट करती है, राइट। तो ये सब चीजें हैं इसकी। और इंडिया जो है वो अमंग 9 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 9 कंट्री में से एक है इंडिया जिसने पब्लिक करके रखा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। और 1974 में इंडिया ने कंडक्ट किया था अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट, और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये फैक्ट ध्यान में रखना, और ये राजस्थान के पोखरान में किया गया था। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। एंड दिस वाज अवर लास्ट टॉपिक। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को 12 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है, तुरंत के तुरंत ज्वाइन करो। 13 जून से आपकी क्लासेस हैं, एंड ऑन रेगुलर बेसिस क्लासेस जो है वो कंडक्ट करिए। चलो, सिर्फ क्लास आपको कवर करनी है, टास्क फिनिश करना है, दैट्स इट। सर आपके हर, मेरे हर क्या? अरे हर के आगे तो बोल दो। ओम फो है। बात सही है। अच्छा 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 राइट। चलो बहुत बढ़िया। चलो गाइस, अब मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।